हाय दोस्तों, वेलकम। जो मैं बीएससी की वीडियोस बना रही हूँ उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने केपलर्स के लॉज की 2 वीडियोस बना ली है और इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। अब जैसा कि नाम में ही है यूनिवर्सल, तो कोई भी चीज यूनिवर्सल है इसका मतलब है कि यूनिवर्स के ऑलमोस्ट चीजों को, ऑलमोस्ट सारे चीजों को, ऑलमोस्ट इसलिए कहा है क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी लॉ आइडियल नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए बोल सकते हैं फिर भी हम लोग यूनिवर्स के सारे चीजों को ये लॉ एप्लीकेबल होता है। इसीलिए इस ग्रेविटेशन के लॉ को यूनिवर्सल कहा गया है। और क्योंकि ये न्यूटन ने दिया था इसीलिए इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा है। तो सबसे पहले इस लॉ में क्या बताया गया है, एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। It states that every particle of matter in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब क्या है कि दुनिया में कोई भी चीज हर दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, या फिर कोई भी दो चीज रख दो तो वो दोनों चीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और ये जो लॉ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मासेस से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो आइए इसे थोड़ा क्लियरली समझते हैं। जैसे 2 पार्टिकल्स है, पहला और दूसरा, m1 m2 इनके मासेस है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड होगा, चलिए देखते हैं। तो हम कहते हैं कि ये m1 पे डिपेंड है। अब भाई एक ही चीज के मास पे थोड़ी ना डिपेंड होगा, दूसरे भी चीज के मास पे डिपेंड होगा, तो ये m2 पे भी डिपेंड है। और साथ ही इस ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, या फिर इस ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, मतलब कि उनके बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, मतलब r पे भी डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर मास बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो फिर ये दोनों बढ़ते हैं तो फोर्स बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, इनके साथ फोर्स का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। और अगर r मतलब कि डिस्टेंस के बारे में सोचे तो डिस्टेंस का ये फंडा है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का, वैसे वैसे ही उससे फील होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कोई भी फोर्स कम कम होता जाएगा, या फिर कोई भी फोर्स हो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम फील होगी। बस फंडा ये है कि ऐसे लॉ में ये सीधे सीधे r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये r² ही क्यों आया और हमने सिर्फ r क्यों यूज नहीं किया, इसका प्रूफ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी, किसी और वीडियो में बना दूंगी। लेकिन फिलहाल अगर मैं इसमें सारा एक्सप्लेन करने को बैठ गई तो हमारे चारों पॉइंट्स तो कवर होंगे नहीं, बेवजह वीडियो लेंदी हो जाएगी। सो हम बस अभी ग्रेविटेशनल लॉ को समझते हैं। अगर हमें इस फोर्स को डिफाइन करना है तो हम कैसे लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। और अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो हम अल्टीमेटली लिखते हैं F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r²। वेयर हमारा जो g है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस फोर्स की जो साइन होती है वो निगेटिव होती है क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है, दैट्स वाई हम साइन निगेटिव लिखते हैं। और हर कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वैसे ही g की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू कैसे है, तो बस आप सारी चीजों को रीअरेंज कर दीजिए, r को इधर भेज दीजिए, m1 m2 को नीचे भेज दीजिए, तो फोर्स का r² का मीटर स्क्वायर, m1 m2 मतलब किलोग्राम का स्क्वायर इनवर्स। तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ से हमें पता चलता है ये हम जितने ज्यादा डिस्टेंस पे मेजर करने जाएंगे उतना हमें फोर्स कम फील होगा, जबकि कम डिस्टेंस पे फोर्स ज्यादा फील होगा। तभी तो अर्थ पे हम खड़े हैं और अर्थ से चिपके हुए हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि हाँ ठीक है, अर्थ हमें खींच रही है लेकिन बाकी चीजें क्या एक दूसरे को नहीं खींच रही है, फिर क्यों चीजें एक दूसरे को जाके चिपक नहीं जाती, क्यों ये मोबाइल मुझसे आके या फिर इस बोर्ड से आके चिपक नहीं गया। तो इसका रीजन ये है कि जैसे यहाँ पर ग्रेविटी एक्ट हो रही है वैसे ढेर सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। जैसे आप न्यूटन्स के लॉ अप्लाई करते वक्त सीखते हो कि डाउनवर्ड फोर्स होता है, अपवर्ड फोर्स होता है, इस साइड फोर्स होता है, उस साइड फोर्स होता है, ये सारी चीजें होती है। इस वजह से सारी चीजें स्टेबल रहती है। अदरवाइज आपको पता है कि हम अर्थ पर क्यों खड़े हैं, वरना स्पेस में गुम हो जाते कहीं पर।
तो ये था इन शॉर्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं ग्रेविटेशन फील्ड क्या है। तो बाकायदा पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। इट इज द रीजन अराउंड अ बॉडी within which gravitational force of attraction can be experienced is called as gravitational field। अब देखिए भाई, हमने अभी अभी देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हम सबको पता भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है। जबकि आप कहीं पे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह देखोगे तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का आपको मिलता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव नेचर का है। शायद चीजों को अकेले रहना पसंद नहीं, तो बस ग्रेविटी लगाते रहते हैं, व्हाटएवर जो भी है। तो अब अगर कोई भी चीज बाकी चीजों को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी भी एक लिमिटेशन होगी ना यार। जैसे यहां तक है तो थोड़ी अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पे है तो कम अट्रैक्ट कर रही है। तो इसकी जो भी फील्ड है जहां पर वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करती है, मतलब वो जहां तक दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर सकती है, उस फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों मैग्नेट है। वैसे मैग्नेट ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करने के लिए कितने करेक्ट है ये पता नहीं, लेकिन फील्ड एक्सप्लेन करने के लिए डेफिनेटली करेक्ट है। बस घर में पड़े मिल गए थे, सोचा यूज कर लू वीडियो में। तो ये जो दोनों मैग्नेट्स है वो अभी एक दूसरे को जाके नहीं चिपक रहे, क्योंकि अब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते ना। उनमें है लेकिन वो एक दूसरे के फील्ड में नहीं है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगी, एक पॉइंट आएगा कि या तो ये इधर चला जाएगा या फिर ये इधर चला जाएगा। सो लेट्स मूव दिस, बस खत्म। तो क्या था कि यहां तक, अरे हो जाओ दूर यार, हाँ, कहीं तक यहां तक इस मैग्नेट की फील्ड ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब कि ये जो एरिया है यही तक ये मैग्नेट किसी और चीज को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर हम इसके बाहर रख दे तो नहीं अट्रैक्ट कर सकता उतना ज्यादा। अगर बड़ा मैग्नेट लेती तो हाँ बहुत दूर तक उसकी फील्ड होती। तो ये जो प्लेस है जहां पर कोई दूसरी बॉडी, ये जो प्लेस है मतलब कोई भी एक बॉडी के आजू बाजू की ऐसी प्लेस जहां पर कोई दूसरी बॉडी एक अट्रैक्शन फोर्स फील करती है, उस फील्ड को, उस प्लेस को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें दूसरी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स फील करती है। ठीक है, अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। तो इंटेंसिटी से हम सीधा मतलब समझ सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसे ही हम सिंपली इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब उस ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है ये पता करने के लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। जैसे ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसका मास हम कुछ m पकड़ लेते हैं। अगर इसके ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है ये पता करने के लिए इस फील्ड में हमें दूसरा ऑब्जेक्ट कंसिडर करना चाहिए। तो हम एक छोटा सा मास कंसिडर करते हैं जिसे हम कहते हैं स्मॉल m। अब ये मास कितना फोर्स फील कर रहा है। मास अट्रैक्ट तो इधर होगा लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, तो ये डायरेक्शन होगी। अब ये जो मास है ये कितने इंटेंसिटी का फोर्स फील कर रहा है, तो ये इंटेंसिटी हम देते हैं E = F/m इस फॉर्मूला से। ये मास कितनी इंटेंसिटी फील कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी ये मास फील कर रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ दिस मास, ये हम देते हैं E = F/m। अब क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज ऑफ ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी उसी डायरेक्शन में हम इंटेंसिटी कहेंगे। अब थोड़ी देर पहले हमने फोर्स का फॉर्मूला दिया था, वो था F = -gm स्मॉल m। हमने m1 m2 लिया था क्योंकि हमने जो मासेस थे वो m1 m2 कंसिडर किए थे। हमने अभी कैपिटल M और स्मॉल m कंसिडर किया है, तो वही करेंगे, कैपिटल M और स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। बस f की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें तो हमें मिलता है E = -gm अपॉन स्मॉल m r स्क्वायर। तो यहाँ से मिलता है E = -gm अपॉन r स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला से हम कह सकते हैं कि जो भी इंटेंसिटी है वो पूरी किस पे डिपेंड है, उस मास पे जिसके ग्रेविटेशन फील्ड में हम ये इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं, या फिर जिस मास के वजह से फोर्स लग रहा है उस मास पे ये सारा डिपेंड है। और रही बात इंटेंसिटी की यूनिट की, तो यहाँ पे देखिए फोर्स का न्यूटन और ये है मास, इसका किलोग्राम। तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा न्यूटन पर केजी। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये फंडा कुछ ऐसा है कि ये एक मास है, ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है जैसे कि हमें पता है। तो इस फील्ड में फील होने वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
इस फील्ड में फील होने वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अल्टीमेटली वर्क है जो हमने किया है किसी दूर पे खड़े या फिर किसी दूर पे रखे यूनिट मास को यहां तक लाने के लिए। यूनिट मास को हम m से डिनोट कर देते हैं। ये हमारा छोटा सा मास है, उसे यहां से मतलब कि इंफिनिटी से उठा के यहां तक पहुंचाने में जो भी वर्क किया गया वो वर्क मतलब होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से। तो V को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। वर्क डन लिख सकते हैं। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अभी तक हम जो भी फोर्स कंसिडर कर रहे हैं वो निगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, जितना भी ग्रेविटेशन के बारे में आ रहा है अट्रैक्टिव फोर्स है इस वजह से। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे F इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए हम S लिख देते हैं फिलहाल। अब देखिए गाइस हम क्या करते हैं, ये जो पूरी पाथ है हमारी, ये जो पूरी पाथ है इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, ऐसे स्टेप्स में ये जो यूनिट मास है ये इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक, जिसे हम अभी फिलहाल P कह देते हैं, पॉइंट P तक पहुंच जाएगा। तो ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है मतलब इन्फिनिटी से, पूरा तो हमने S कंसिडर किया, अभी हम इसे R कहते हैं, और ये जो छोटा सा है इसे हम कहते हैं dr। तो इस पूरी चीज को हम इस तरह से बदल सकते हैं कि ये जो V है इसे हम dV कहेंगे इक्वल्स टू माइनस F डॉट dr। अब dV में सारी बात तो खत्म हो नहीं रही है, हमें ढेर सारे छोटे छोटे डिस्टेंसेस लगेंगे, इन सबको एडअप करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम ऐसे छोटी छोटी चीजों को ऐड करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dV इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस F डॉट dr। अब क्योंकि हमने F की वैल्यू क्या ली थी, आपको याद होगा कि हमने F इक्वल्स टू लिया था माइनस G m अपॉन R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमारा जो m है उसे हमने कहा है यूनिट मास। तो यूनिट मास मतलब क्या, उसकी वैल्यू हम 1 लेंगे। तो हमारा F क्या चेंज हो जाएगा, माइनस G m अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि m को तो हमने 1 पकड़ रखा है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, और यहाँ पे फिर से एक माइनस है, माइनस Gm अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। अब माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही गया है, साथ ही ये Gm जो है ये कांस्टेंट है, मतलब जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m जो है ये इस ऑब्जेक्ट का मास है। मास थोड़ी ना हर टाइम में चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली, थोड़ी ना हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये मास तो कांस्टेंट रहेगा, G कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ इसका होगा, तो ये हम बाहर लिख लेते हैं। क्या मिलेगा हमें, Gm इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर dr। अब यहाँ पर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमने लिमिट्स क्या ली है, इन्फिनिटी टू r तक हम आए हैं, तो हम ये लिमिट्स भी पुट करेंगे, मतलब इन्फिनिटी टू r हमने ट्रैवल किया है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, ये इन्फिनिटी। ठीक, तो हमें मिलता है v इक्वल्स टू Gm, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r रेस्ट टू पावर माइनस 2 dr। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा Gm r रेस्ट टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और इसकी लिमिट्स रखेंगे इन्फिनिटी टू r। ठीक, इक्वल्स टू Gm 1 अपॉन r। ठीक, इन्फिनिटी टू r। अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं, v इक्वल्स टू Gm माइनस 1 अपॉन r की जगह पे तो r ही आएगा, और दूसरी लिमिट आएगी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब आपको पता है कि कभी भी डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, सॉरी। ठीक, ये लिमिट्स पुट कर दिए और डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी हो तो वैल्यू 0 हो जाती है। फिर हमारे पास बचता है v इक्वल्स टू Gm माइनस 1 अपॉन r। अल्टीमेटली v इक्वल्स टू माइनस Gm अपॉन r। ये हो गई हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू। दैट्स इट। ये थोड़ा सा मेसी हो गया है, लेकिन इट्स ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर जाकर लाइक कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर जैसे ही बढ़ते हैं वैसे थोड़ा करे जाता है कि चलो और वीडियो बनाई जाए, ताकि आप सबको हेल्प हो सके। और हाँ, उससे भी जरूरी अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और प्लीज 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 सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।
थैंक्स, बाय।